नमस्कार दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं और आप सभी को पता है कि रात के 9 बजे का जो हमारा सेशन होता है वो आपका टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेशन होता है। और इस सेशन में आप लोग जो है नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग सेशन को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से कुछ जो जरूरी बातें हैं वो कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को जो है नियमित रूप से रात के 9 बजे सेशन को ज्वाइन करना है। यदि आप टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा को लेकर, एलटी ग्रेड की परीक्षा को लेकर सीरियस हैं तो आप लोग जो है वैकेंसी का इंतजार ना करें। दोस्तों, वैकेंसी जब आ जाएगी तो आपके सर पे एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा। तो आप लोग जो है पहले से ही अपने आप को तैयार रखिए कि जब वैकेंसी आपकी आए उस समय सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन करें। तैयारी को जो है वो पहले से कंप्लीट रखिए, तभी आपका जो है वो सिलेक्शन होगा। और ये प्रैक्टिस सेशन जो है दोस्तों, जो लोग नियमित रूप से कर रहे हैं उनके लिए मेरा सुझाव है दोस्तों कि आप लोग प्रैक्टिस सेशन साथ में करते रहिए और उसके बाद से किताबों को जरूर पढ़िए। किताबों को जब पढ़ेंगे और प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको आइडिया लगेगा दोस्तों किस टॉपिक से सवाल कहाँ से बन रहा है, कैसे सवाल पूछा जा रहा है। तो जिनको किताबें पढ़नी है उनके लिए भी दोस्तों प्रैक्टिस सेशन बहुत ही आवश्यक होता है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेशन को आवश्यक रूप से ज्वाइन कर लिया करिए। और जिन लोगों ने किताबों को पढ़ रखी हैं, एक दो बार पढ़नी है, उनके लिए तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो आप लोग इस कार्य को कंटिन्यू रूप से करते रहिए। चलिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। तो अब हम लोग सेशन को शुरू करेंगे दोस्तों। उससे पहले आपसे सिर्फ एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग हमारे साथ जो है सेशन में जुड़ रहे हैं या जो लोग बाद में वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, लाइव सेशन के अलावा भी जब आप बाद में YouTube पे वीडियो को देख रहे हैं तो उस समय भी आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए। आप लोग उस समय वीडियो को लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कर लिया करिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। जो लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो सामाजिक विषय से, वो लोग जो है चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को दबा लें। तो दोस्तों, अब हम लोग सीधे चलेंगे अपने सेशन की तरफ और सेशन की तरफ बढ़ेंगे। आज के सेशन के पहले प्रश्न को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। चलिए, सेशन का पहला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने आ रहा है, आ चुका है अब आप सभी के सामने। आप लोग जो है तेजी से प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसके बाद उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आप सभी को पता है 30 सेकंड का समय मैं आप लोगों के लिए निर्धारित करता हूँ एक प्रश्न को करने के लिए। तो उस 30 सेकंड के समय में जो है आप लोग अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य दे दिया करिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो है उत्तर तेजी से देने का प्रयास करेंगे। चलिए, आपका समय शुरू हो गया है। प्रश्न है, दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है? बदले के सिद्धांत पे, निवारक दंड के सिद्धांत पे, अपराधी को सुधारने के सिद्धांत पे या प्रेम के सिद्धांत पे? चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करके आप लोगों को अपना उत्तर तेजी से देना है। और जो लोग इस प्रश्न के, चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया है दोस्तों। तेजी से उत्तर करिए, सभी लोग उत्तर करिए जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए, संतोष जी का उत्तर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ए विकल्प के लिए आ रहा है। तो दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत यदि कभी भी आपसे पूछा जाए तो प्रतिकारात्मक सिद्धांत जो होता है दंड का, वो बदले की भावना पे आधारित होता है। अर्थात बदले की भावना का मतलब सिर्फ ये है दोस्तों कि आप जिस तरीके का दंड करेंगे, यदि आप किसी का मार के पैर तोड़ देते हैं तो आपका भी मार के पैर तोड़ दिया जाएगा। और ये आपके बदले की भावना पे आधारित है प्रतिकारात्मक सिद्धांत। और दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस सिद्धांत का जो है प्राचीन काल से समर्थन किया जाता रहा है। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि कौन से ऐसे चिंतक हैं, राजनीतिक चिंतक हैं जो आपके दंड के प्रतिकारात्मक सिद्धांत का समर्थन करते हैं, तो आप लोग कांट और हेगल का नाम याद रखिएगा। कांट और हेगल, कांट और हेगल महोदय जो है ये दंड के प्रतिकारात्मक सिद्धांत का समर्थन करते हैं। आपका उत्तर ए विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है दोस्तों। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूं जिससे कि आप लोग आसानी से प्रश्न को पढ़ सकें। चलिए, अब उम्मीद है कि आपको स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा होगा। आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। आपको दिया है, एक सबके लिए और सब एक के लिए का सूत्र किस संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? आप लोग अपना उत्तर इसके लिए देंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। एक सब के लिए और सब एक के लिए जो है सूत्र का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? यूरोपियन यूनियन संघ के संदर्भ में, सामूहिक सुरक्षा के संदर्भ में, संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में, या आपके शक्ति संतुलन के संदर्भ में? तेजी से आप लोग उत्तर करिए। अब दोस्तों स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि काफी सारे लोग जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोस्तों, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए और तेजी से उत्तर करिए। इस प्रश्न के लिए उत्तर करिए आप सभी लोग दोस्तों।
चलिए, तो दोस्तों आप सभी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए, एक सबके लिए और सब एक के लिए। दोस्तों ये सामूहिक सुरक्षा की भावना के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। तो जो लोग सामूहिक सुरक्षा, जो देश सामूहिक सुरक्षा की भावना से कार्य करते हैं, जैसे मान लीजिए एक संगठन है जिसको आप लोग नाटो के नाम से जानते हैं, नाटो, ये संगठन जो है दोस्तों इसी भावना पे आधारित है, सामूहिक सुरक्षा की भावना पे कार्य करता है। यदि कोई एक देश जो है दोस्तों इस नाटो के सदस्य देश पे जो है, यदि मान लीजिए कोई एक देश हमला करता है, तो ये नाटो मिल के जो है इस देश पे हमला करेगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि ये सामूहिक सुरक्षा की भावना के अंतर्गत एक सबके लिए और सब एक के लिए जो है, ये आपके सामूहिक सुरक्षा की भावना को इंगित करता है। आप सभी लोग इस प्रश्न के लिए जो है ए बी विकल्प का चुनाव करिएगा, आप सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, सुरभि जी का जी नहीं, यूएनओ के लिए नहीं है दोस्तों, ये आपके सामूहिक सुरक्षा की भावना को इंगित करता है। यदि एक किसी राष्ट्र पे हमला होता है तो उस जो सदस्य राष्ट्र हैं वो मिल के जो है उस दूसरे राष्ट्र पे हमला करेंगे। सामूहिक सुरक्षा के साथ आपका उत्तर सही होगा। आगे बढ़ जाएंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपको दिया है, हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान है, किसने कहा है? आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग दोस्तों। इस स्टेटमेंट के लिए सभी लोग उत्तर करिए। चलिए, आपको विकल्प में दिया हुआ है, चलिए आपका समय शुरू कर देता हूं। जॉर्ज बर्नार्ड शा, मुनरो, मॉरिसन और रैमजे मेयोर, चारों में से एक का चुनाव करके तेजी से उत्तर करिए। हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान है, यह किसने कहा है? तेजी से आप सभी लोग जो है उत्तर करने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलिए, तो दोस्तों इसे स्क्रीनशॉट आप लोग इसका अवश्य ले लीजिएगा। जो लोग इसमें मुनरो का चुनाव करेंगे सिर्फ उनका उत्तर जो होगा वो सही होगा। बी विकल्प के लिए आप सभी का उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। मुनरो महोदय का कहना था कि हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान है। स्टेटमेंट है, आपसे बार बार कहता हूं दोस्तों, स्टेटमेंट वाले प्रश्नों को जो है आप लोग नोट डाउन कर लिया करिए, अपने नोट्स में नोट्स बनाइए जिसमें स्टेटमेंट का एक संग्रह आप सभी के पास होना चाहिए। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में, एलटी ग्रेड की परीक्षा में आपके सिलेक्शन में जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी चीज की होगी तो आपके स्टेटमेंट वाले प्रश्नों की होगी, सिद्धांत वाले प्रश्नों की होगी, पुस्तकों की होगी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया है, 50 वर्षों के मतभेद एवं एक दशक की अनिश्चितता के बाद दो पुराने शत्रु अब साझेदार बन गए, यह किसने कहा था? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, सभी लोग उत्तर करेंगे। और दोस्तों नोट करते रहिएगा, जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यदि अभी संभव ना हो तो आप लोग उसको जो है बाद में नोट कर लीजिएगा, लेकिन नोट जरूर करिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए आप लोग, जितने दोस्त हमारे साथ जुड़ गए हैं आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में थोड़ा सा वीडियो को शेयर करने का भी आप लोग प्रयास करिए। तेजी से उत्तर करिए। किसका है ये स्टेटमेंट? बिल क्लिंटन का है, लॉर्ड रॉबर्टसन का है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश का है, मिखाइल गोर्बाचोव का है। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करके आप लोगों को तेजी से उत्तर कर देना है दोस्तों। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप सभी लोगों का उत्तर इस प्रश्न के लिए भी आ रहा है दोस्तों। और जो लोग इसमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश की बात करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जॉर्ज डब्ल्यू बुश महोदय जो है, आप सभी को पता है कि नाटो के 2002 के नाटो के सम्मेलन में ये इन्होंने एक भाषण दिया था, जिसमें दोस्तों आप सभी को पता होगा कि नाटो और आपके संयुक्त रूस के बीच में जो है एक संघ का निर्माण किया गया था। इसी संदर्भ में इन्होंने कहा था कि 50 वर्षों के मतभेद एवं एक दशक की अनिश्चितता के बाद दो पुराने शत्रु अब साझेदार बन गए हैं। तो आपका उत्तर जो होगा वो सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग इसमें सी विकल्प का चुनाव कर रहे होंगे। नाटो रूस संयुक्त परिषद उसका नाम दिया गया था, आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। नाटो रूस संयुक्त परिषद। नाटो रूस संयुक्त परिषद के संदर्भ में ये कहा गया था। आप सभी को पता है कि अमेरिका और रूस जो है एक दूसरे के विरोधी प्राचीन काल से रहे हैं। तो आपका उत्तर जो होगा सी विकल्प के लिए सही होगा।
आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, यथार्थवादी विचार की शास्त्रीय पुस्तक मानी जाने वाली कृति पॉलिटिक्स अमंग नेशन के लेखक हैं। महत्वपूर्ण है दोस्तों, पुस्तक आपसे बार बार पूछी जाती है, पॉलिटिक्स अमंग नेशन के लेखक कौन है। आप सभी लोग उत्तर करेंगे। इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, आप लोग नोट करके रखेंगे इसको। मार्गेनथाउ, किसिंजर, राइट और मार्टिन राइट। किंसले राइट, क्विंसे राइट और मार्टिन राइट, दो आपको अलग अलग नाम दिए हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तेजी से उत्तर करिए इसके लिए। चलिए, पॉलिटिक्स अमंग नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, आप सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। चलिए, बिल्कुल। तो जो लोग इसमें ए विकल्प की बात कर रहे होंगे, हैंस मार्गर था, उन सभी का उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पॉलिटिक्स अमंग नेशन जो पुस्तक है दोस्तों, आपके मार्गन था महोदय की पुस्तक है। ए विकल्प के साथ जाइए, आप सभी का उत्तर जो होगा वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र बिंदु में रखने वाले जो है वो आपके मार्गन था महोदय हैं, और इनकी पुस्तक में जो है शक्ति को केंद्र बिंदु में रख के जो बात की गई थी वो इसी पुस्तक में की गई थी, पॉलिटिक्स अमंग नेशन में। तो जो लोग ये विकल्प की बात करेंगे उनका उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला आपको दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में शासन की शीर्ष विहीन शाखा और कांग्रेस की भुजाएं किसे कहते हैं। आप लोग उत्तर करिएगा इसके लिए कि शासन की शीर्ष विहीन शाखा और कांग्रेस की भुजा किसे कहा गया है। आप सभी लोग तेजी से उत्तर करने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलिए, आपका समय शुरू हो गया है दोस्तों, सभी लोग उत्तर करेंगे। 10 सेकंड का समय बचा है। चलिए, राकेश जी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए। बढ़िया, सभी लोग उत्तर करें दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पे अब आपका समय जो है खत्म हो गया है दोस्तों। तो आप लोगों को कल ही मैंने बताया था कि शासन की शीर्ष विहीन शाखा और कांग्रेस की भुजा जो है, पहले आप लोग उत्तर जान लीजिए। स्वतंत्र नियामक आयोग को जो है वो कहा जाता है, क्योंकि ये दोस्तों स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। और शासन विहीन, शीर्ष विहीन, इसका मतलब कहने का है कि इसके ऊपर कोई भी नहीं है, और ये कांग्रेस की जो है कांग्रेस की मदद करने के लिए कार्य करता है। तो आप सभी को पता है कब इसकी स्थापना की गई थी। जी बिल्कुल, संतोष जी का उत्तर आ गया है। 1887 में जो है पहली बार इसकी स्थापना की गई थी। 1887 में 5 से 7 वर्ष इनका कार्यकाल हो सकता है, 5 से 7 वर्ष तक का, और इनकी कुल संख्या जो है वो 10 हो सकती है। आप लोग इसको, तीनों चीजों को आप सभी को ध्यान है, तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। स्वतंत्र नियामक आयोग जो है शीर्ष विहीन शाखा और कांग्रेस की भुजा के रूप में जाना जाता है अमेरिका में इसको। तो आपका उत्तर बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन इस विचार से सहमत है कि स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है। किसका मानना है कि स्वतंत्रता अपने आप में जो है वो कलह कर सकती है। लास्की, पापर, बारकर और सीले, 4 विकल्प आपको दिया है। 4 में से किसी एक विकल्प का चुनाव करके तेजी से आप लोग उत्तर करिए दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए। जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है उन सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब ना किया हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप सभी का उत्तर इस प्रश्न के लिए आ रहा है। स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है, ये मानना जो है दोस्तों वो सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग बारकर महोदय का चुनाव कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। संतोष जी, कृष्णा जी, आप सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही आया हुआ है इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। स्टेटमेंट है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, तो आप लोग उसको नोट करते रहिएगा। अगला प्रश्न आपको दिया है कि किसने लिखा कि प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए। प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है, ये किसने कहा है। सीडी बर्न्स ने, बर्क ने, प्राइस ने या कार्लाइल ने। चारों में से एक का चुनाव करके आप लोगों को तेजी से उत्तर कर देना है दोस्तों। आपका समय यहाँ पे शुरू हो गया, तेजी से उत्तर करिए। चलिए, चलें तेजी से उत्तर करें। प्रजातांत्रिक समानता एक भयानक प्रपंच है, किसने कहा है।
तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इस प्रश्न में जो है उत्तर जो आ रहा है आप सभी लोगों का, खुशबू जी का उत्तर सही आ रहा है। जो लोग इसमें बर्क महोदय की बात कर रहे होंगे उनका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बर्क महोदय जो है इसे भयानक प्रपंच और साथ में दानवीय संकल्पना, दो शब्दों को याद रखिएगा, भयानक प्रपंच और दानवीय संकल्पना कहते हैं। भयानक प्रपंच और दानवीय संकल्पना कह के जो है वो प्रजातंत्रीय समानता को आपके बर्क महोदय ने इसको स्थापित किया है। यदि आप कार्लाइल महोदय की बात करते हैं तो इसको बेवकूफी भरी मूर्खता की संज्ञा ये देते हैं, बेवकूफी भरी मूर्खता। तो आप लोग तीनों को जो है जरूर याद रखिएगा। कार्लाइल महोदय जो है बेवकूफी भरी मूर्खता कहते हैं, बर्क महोदय जो है भयानक प्रपंच और दानवीय संकल्पना कहते हैं। आपका उत्तर इस प्रश्न में जो होगा वो बी विकल्प के लिए सही होगा, जो लोग बी विकल्प की बात करेंगे। आगे बढ़ जाएं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार से किया है। आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे दोस्तों। स्टुअर्ट मिल के मानवीय कार्यों का विभाजन आप लोगों को बताना है किस रूप में किया गया है। तेजी से उत्तर करिए आप सभी लोग। स्वसंबंधित एवं परसंबंधित, प्रभावात्मक, निष्प्रभावात्मक, धार्मिक, नास्तिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तेजी से उत्तर आप सभी का आना शुरू हो गया है दोस्तों इस प्रश्न के लिए। ए विकल्प के लिए जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मैक्सिमम लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया है। चलिए दोस्तों, तो हम जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में बात कर रहे हैं। इनकी स्वतंत्रता के संदर्भ में मानवीय कार्यों का विभाजन जो था वो दो रूपों में किया गया था, आप सभी को पता है, स्व संबंधित और पर संबंधित। दोस्तों स्व संबंधित कार्यों के लिए इन्होंने कहा था कि व्यक्ति को जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, यानी राज्य का किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन पर संबंधित कार्यों पे जो है इनकी स्वतंत्रता पे प्रतिबंध जो है, इस पे प्रतिबंध की ये बात करते हैं। आवश्यक प्रतिबंध जो होने चाहिए, आवश्यक प्रतिबंध की बात की है। तो आपका उत्तर जो होगा वो सी विकल्प, ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। स्व संबंधित कार्य होते हैं जिन कार्यों से सीधा जो है व्यक्ति स्वयं प्रभावित होता है, और पर संबंधित कार्य जो होते हैं वो सामूहिक कार्य होते हैं। आपके अलावा समाज के अन्य लोग भी इससे जो है वो प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए इसको स्व संबंधित और पर संबंधित के रूप में विभाजित किया गया था। स्व संबंधित पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन किया गया है स्व संबंधित के विषय में, पर संबंधित के विषय में जो है प्रतिबंध की बात की गई है, राज्य इस पे आवश्यक प्रतिबंध लगा सकता है। ए विकल्प के साथ आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही पृथक, वे एक आदर्श के दो रूप हैं। आप लोगों को बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है वो किसका है। तेजी से उत्तर करिएगा। आपका जो विकल्प है वो दिया है पैरेटो, मैटलैंड, हर्बर्ट डीन, डेविड ह्यूम, चारों में से एक का चुनाव करिए। तेजी से उत्तर करिए, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आप सभी के लिए। चलिए स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही पृथक, वे एक आदर्श के दो रूप हैं। किसका मानना है, आप सभी को उत्तर देना है दोस्तों इस प्रश्न के लिए। चले दोस्तों, तो जो लोग इसमें हर्बर्ट डीन महोदय की बात कर रहे होंगे उनका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में इन्होंने कहा था कि कल्याणकारी राज्यों में स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही एक दूसरे से पृथक, वे एक आदर्श के दो रूप हैं। हर्बर्ट डीन के साथ आपका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। जो लोग इसमें हर्बर्ट डीन की बात कर रहे हैं, संतोष जी का उत्तर इस प्रश्न के लिए, सरोज जी का उत्तर बिल्कुल सही आया है। आगे बढ़ जाएंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषता है। आपको बताना है लुसियन पाई ने जो है राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषता इसमें से कौन सी बताई है। सभी लोग उत्तर करेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे। आपका समय जो है वो यहाँ पे शुरू हो गया है दोस्तों। और इनकी पुस्तक का भी नाम बताइएगा आप लोग दोस्तों, जिसमें राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषताओं का वर्णन इनके द्वारा किया गया है। लुसियन पाई की पुस्तक का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप सभी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न में दोस्तों। डी विकल्प के लिए आप सभी लोग बात कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल, तो दोस्तों जो लोग इसमें उपरोक्त सभी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। राजनीतिक विकास की जो विशेषता बताई थी लुसियन पाई महोदय ने वो समानता,
समर्थता और विभेदीकरण, ये तीनों जो है वो आपके राजनीतिक विकास की अवस्थाएं हैं। और इनकी जो फेमस पुस्तक है जिसमें इन्होंने ये बताया था दोस्तों, उस पुस्तक का नाम है एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में जो है राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषताओं का वर्णन आपके लुसियन पाई महोदय के द्वारा किया गया है। आप लोग पुस्तक का नाम जरूर नोट कर लीजिएगा, एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो आपके लुसियन पाई की पुस्तक है। तो उत्तर जो होगा उपरोक्त सभी के लिए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कौन सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्तित्व का अधिकार व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है? किस सिद्धांत के अंतर्गत यह अवधारणा देखने को मिलती है? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में, अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत में, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत में, अधिकारों के प्रत्ययवादी सिद्धांत में। चारों में से आप एक विकल्प का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करने का आप लोग प्रयास करिए। चलिए, तो दोस्तों इसमें आपसे सीधे कहा गया है व्यक्तित्व का अधिकार व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। व्यक्तित्व के अधिकार की सबसे पहले वकालत जो है दोस्तों वो कांट के द्वारा की गई थी, और इनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में जो है वो अपने व्यक्तित्व का विकास करने का, सम्मान पूर्वक जीने का जो है वो अवसर जो होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। इसी बात को आगे बढ़ाया था आपके ग्रीन महोदय ने। तो यदि आप बात करेंगे तो ग्रीन जो है आपके प्रत्ययवादी है, तो प्रत्ययवाद जो अधिकारों का प्रत्ययवादी सिद्धांत है, इसमें ग्रीन महोदय इस बात का समर्थन करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, व्यक्तित्व का अधिकार व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, इस बात का समर्थन प्रत्ययवादी सिद्धांत में किया गया है। प्रमुख जो प्रत्ययवादी हैं आपके इस बात का समर्थन करने वाले, वो आपके ग्रीन महोदय हैं। आपका उत्तर डी विकल्प के लिए सही होगा, जो लोग डी विकल्प की बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन एक अधिकार का लक्षण नहीं है? अधिकार का लक्षण नहीं है, इसमें से आपको चुनना है दोस्तों कल्याणकारी स्वरूप, लोकहित में प्रयोग, राज्य का संरक्षण और समाज का संरक्षण। चारों में से एक का चुनाव करके तेजी से आप लोग उत्तर कर दीजिए कि अधिकार का आवश्यक लक्षण इसमें से कौन सा नहीं है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आसान प्रश्न है लेकिन आवश्यक प्रश्न है। आप सभी लोग उत्तर करेंगे इसके लिए। और दोस्तों वीडियो को थोड़ा शेयर करिए। आज संख्या आप लोगों की इतनी प्रभावित क्यों हो गई है? आज पहले शुरू कर दिया इसलिए क्या? 9 बजे शुरू कर दिया मैंने, 9:10 के पहले ही शुरू कर दिया था। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किया करिए आप लोग। दोस्तों अधिकार का लक्षण इसमें से कौन सा नहीं है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप लोगों का उत्तर ए विकल्प के लिए, कुछ लोगों का उत्तर डी विकल्प के लिए आ रहा है दोस्तों। तो अधिकारों का जो लक्षण है दोस्तों, आपका कल्याण अधिकार जो होने चाहिए वो कल्याणकारी स्वरूप के ही होने चाहिए। आपको कोई ऐसा अधिकार नहीं मिलना चाहिए जो विनाशकारी हो। तो अधिकारों का जो स्वरूप होना चाहिए वो आपका कल्याणकारी होना चाहिए। लोकहित में अधिकारों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है अपने अधिकारों का प्रयोग करके और दूसरे को हानि पहुंचा दें, तो ये भी आपका सही होगा। राज्य का संरक्षण अधिकारों को प्राप्त होना चाहिए। आप किसी अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और उसे राज्य के द्वारा जो है उसे संरक्षण नहीं प्रदान किया गया है, या जो है राज्य द्वारा उसे मान्यता नहीं दी गई है, ऐसे स्थिति में उसे अपराध की गिनती में रखा जाएगा। लेकिन समाज का संरक्षण जो है इसमें आपके अधिकार के लक्षण में शामिल नहीं है। तो आप लोग इसको डी विकल्प के साथ आपका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग इसमें डी विकल्प की बात करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो अधिकारों के संरक्षण की बात की गई है वो 5 तरीके से अधिकारों के लक्षण, 5 लक्षण बताए गए हैं, जिसमें सामाजिक स्वरूप, कल्याणकारी स्वरूप, आपके लोकहित में प्रयोग, राज्य का संरक्षण और सार्वभौमिकता, ये 5 चीजें आपके अधिकारों में देखने को मिलती हैं। लेकिन इसमें जो है समाज का संरक्षण आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप सभी लोग जो है डी विकल्प के साथ ही जाइएगा, आपका उत्तर डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ें और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न जो है राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यता एक्विनास का कानून विषयक विवेचन संभवतः उनकी महानतम देन है। यह कथन किसका है दोस्तों? आप लोगों को बताना है। आपको विकल्प के रूप में दिया है डनिंग, गैटिल, फास्टर और कोकर। चारों में से एक विकल्प का चुनाव करिए और अपना उत्तर देने का आप लोग प्रयास करिए। राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यता एक्विनास का कानून विषयक विवेचन संभवतः उनकी महानतम देन है, ये किसने कहा है एक्विनास के संदर्भ में? आप सभी लोग उत्तर करके अपना भेजने का प्रयास करिए। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं इस प्रश्न के लिए भी आप सभी का उत्तर आ रहा है दोस्तों। तेजी से अब थोड़ा सा आप लोग करने का प्रयास करिए, स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाया जाए
तो दोस्तों ये स्टेटमेंट एक्विनास के बारे में कोकर महोदय ने दिया था। कोकर महोदय की एक पुस्तक है दोस्तों, रीडिंग इन पॉलिटिकल फिलॉसफी। रीडिंग इन पॉलिटिकल फिलॉसफी में एक्विनास की जो है वो प्रशंसा करते हुए इन्होंने कहा था कि राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतः एक्विनास का कानून विषयक विवेचन संभवतः उनकी महानतम देन है। आपका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल इसमें डी विकल्प के लिए सही होगा। जो लोग डी विकल्प की बात करेंगे, कोकर, और इनकी पुस्तक का नाम लिख लीजिएगा, रीडिंग इन पॉलिटिकल फिलॉसफी। इसी पुस्तक में जो है इन्होंने कहा था कोकर महोदय ने कि ये जो आपको स्टेटमेंट दिया है, तो आप लोग इसको ध्यान रहेंगे। इनकी महानतम देन के बारे में वर्णन जो है रीडिंग इन पॉलिटिकल फिलॉसफी में जो है कोकर महोदय के द्वारा किया गया है। हरीश शर्मा जी, गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों तेजी से आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है अध्यक्षात्मक प्रणाली में आपको बताना है कि इसमें से क्या इसके संदर्भ में सही होगा। संसद सरकार पर निर्भर रहती है, सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है, सरकार संसद पर निर्भर होती है, या न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। चारों में से एक विकल्प का चुनाव करके आप लोग उत्तर करने का प्रयास करिए। अध्यक्षात्मक प्रणाली में इन चारों में से कौन सी स्थिति आपको देखने को मिलती है। चलें तेजी से उत्तर करें। अंजना कश्यप जी का उत्तर आ रहा है, सरोज जी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए। और दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य आप लोग कर लीजिए। टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए नियमित रूप से रात के 9 बजे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन लेके उपस्थित हो जाता हूं। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप सभी लोगों का उत्तर इस प्रश्न में आ रहा है। ए और बी विकल्प के बीच में जो है आप लोगों में द्वंद्व चल रहा है। तो दोस्तों जब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करते हैं तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो है सरकार जो होती है वो संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है। सरकार अलग कार्य करती है और संसद जो है वो अलग कार्य करती है। तो आप लोगों का उत्तर जो है बी विकल्प के लिए जितने लोगों ने इस प्रश्न में उत्तर चुना है उनका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग बी विकल्प के साथ ही जाइएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया है, एक संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान होते हैं। आपको बताना है संसदीय सरकार में राज्य का प्रधान जो होता है वो कौन होता है। आप लोगों को उत्तर देना है पूर्ण शक्ति होती है इनके अंदर, सीमित शक्ति होती है, नाम मात्र की शक्ति होती है, या कोई शक्ति इनको नहीं दी जाती है। संसदीय सरकार के संदर्भ में आप लोगों को अपने उत्तर का चुनाव करना है। दोस्तों तेजी से आप लोग अपना उत्तर चुनने का प्रयास करिए इसमें से। हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट। संसदीय सरकार में दो पद आपको देखने को मिलते हैं, एक आपका हेड ऑफ स्टेट होता है और एक आपका जो होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इस प्रश्न में आप लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया है। बी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है, सी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि जहां पे भी संसदीय सरकार देखने को मिलेगी, आपको संसदीय व्यवस्था देखने को मिलेगी, इसमें दो चीजें आपको मिलेंगी, एक आपका हेड ऑफ स्टेट देखने को मिलेगा और एक आपका जो है हेड ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगा। तो हेड ऑफ स्टेट जो होता है दोस्तों वो आपका राष्ट्रपति होता है और भारत में राष्ट्रपति को जो है वो सीमित शक्ति दी गई है। जैसे भारत में राष्ट्रपति को सीमित शक्ति प्राप्त है, या नाम मात्र की माफ करिएगा, सीमित शक्ति नहीं, नाम मात्र की शक्तियां जो हैं इनको दी गई हैं। सी विकल्प के साथ आपका उत्तर जो होगा वो सही हो जाएगा। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग जो है वो आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट अर्थात जो आपका पीएम होता है, प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो किया जाता है। नाम मात्र की शक्ति जो होती है वो आपके संसदीय सरकार में राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, निम्न में से कौन सी विशेषता एकात्मक शासन व्यवस्था की नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था की नहीं है। प्रशासनिक एकता, प्रशासनिक शक्ति संपन्नता, राष्ट्रीय एकता एवं स्थानीय स्वशासन में समन्वय, चारों में से एक विकल्प का चुनाव करके आप लोग तेजी से उत्तर कर दीजिए। दोस्तों निम्न में से कौन सी विशेषता एकात्मक शासन व्यवस्था की नहीं है, आप लोगों को अपना उत्तर इस प्रश्न के लिए देना है। चलिए तेजी से उत्तर करिए, 10 सेकंड का समय आप लोगों के पास बचा है। समय का थोड़ा सा आप लोग विशेष ध्यान रखें दोस्तों। चलो तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था की, तो एकात्मक शासन व्यवस्था में जो है राष्ट्रीय एकता एवं प्रशासनिक स्वशासन में समन्वय आपको देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि दोस्तों एकात्मक शासन व्यवस्था में आपको एक व्यक्ति के अंदर जो है सभी शक्तियां निहित हो जाती हैं। तो आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग डी विकल्प की बात करेंगे, राष्ट्रीय एकता एवं स्थानीय स्वशासन में समन्वय का अभाव आपको एकात्मक शासन व्यवस्था में देखने को मिलेगा। प्रशासनिक रूप से चूंकि शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में होती है तो प्रशासनिक रूप से कहीं कोई समस्या नहीं होती है, प्रशासनिक एकता आपको दिखेगी। प्रशासनिक शक्ति संपन्नता होगी क्योंकि एक ही व्यक्ति को फैसला लेना है तो
प्रशासनिक शक्ति संपन्नता भी होगी और राष्ट्रीय एकता की भावना भी इसमें जो होती है वो पूर्ण रूप से भरी होती है। लेकिन राष्ट्रीय एकता एवं स्थानीय सुशासन में समन्वय जो आपको विकल्प दिया है, बेसिकली इसमें राष्ट्रीय एकता नहीं होना चाहिए। स्थानीय सुशासन में समन्वय जो होता है या सरकार के विभिन्न अंगों में जो है वो समन्वय का थोड़ा सा अभाव देखने को कभी कभी मिल जाता है। तो आपको इस प्रश्न में डी विकल्प के साथ ही जाना है। प्रश्न में जो आपको विकल्प दिया है उसी के अनुसार आप लोग अपने उत्तर का चुनाव करिए। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि किसने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में दी है। आप सभी को उत्तर अपना देना है दोस्तों, किसके द्वारा ये परिभाषा दी गई है। स्ट्राक, गार्नर, विलोबी और फाइनर, 4 विकल्प दिया है। चारों में से एक विकल्प का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करिए। आज आप लोगों की संख्या इतनी प्रभावित क्यों हो गई है? चलिए, मन मेरा नहीं था क्लास लेने का, आप लोग जो है वो कम दिख रहे हैं। किसने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में दी है? आप लोगों को अपना उत्तर देना है दोस्तों इस प्रश्न के लिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ए विकल्प के लिए स्ट्राक के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है। जो लोग इसमें स्ट्राक महोदय का चुनाव कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में जो है वो एकात्मक राज्य की परिभाषा आपके स्ट्राक महोदय के द्वारा दी गई थी। ए विकल्प आपका जो होगा वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न जो आपको दिया है दोस्तों वो दिया है भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है। आपको बताना है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में इस 4 में से कौन कौन सी विशेषता आपको देखने को मिलेगी। शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका या प्रधानमंत्री का नेतृत्व। आप सभी लोग इसमें से चुनाव करिए अपने उत्तर का कि कौन कौन सा आपका जो होगा वो भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता के अंतर्गत आएगा। सभी लोग तेजी से उत्तर करने का आप लोग प्रयास करेंगे। चलो, तो दोस्तों जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप सभी लोगों का उत्तर सी विकल्प के लिए आ रहा है। जो दोस्तों इसमें आपको शक्तियों का बंटवारा जो है, चूंकि आप सभी को पता है शक्तियों का बंटवारा जो है केंद्र और राज्य के स्तर पे किया गया है भारतीय संघीय व्यवस्था में, और साथ में जो है दोस्तों स्वतंत्र न्यायपालिका जो है हमारी संघीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो इन 2 चीजों को ध्यान रखेंगे। शक्तियों के पृथक्करण की बात की जाएगी दोस्तों, तो शक्तियों का जो पृथक्करण है ये आपको अध्यक्षात्मक व्यवस्था में देखने को मिलेगा। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में आपको शक्तियों का जो होगा वो पृथक्करण देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो है संसदीय शासन व्यवस्था की यदि आप लोग बात करेंगे तो आपको प्रधानमंत्री का नेतृत्व जो होता है वो आपके संसदीय व्यवस्था में देखने को मिलता है। आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग सी विकल्प की बात कर रहे होंगे, संघीय व्यवस्था के आधार पे, भारतीय संघीय व्यवस्था के आधार पे आप सभी से प्रश्न पूछा गया था, तो आप लोग इसमें संघीय व्यवस्था के आधार पे इन्हीं 2 विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। यदि संसदीय संघीय व्यवस्था आपको दी हुई होती और 3 विकल्प आपको दिए होते तब आप जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व का भी चुनाव कर सकते थे। लेकिन आपका उत्तर जो होगा वो सी विकल्प के लिए सही होगा, जो लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है कि भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद के इसलिए निकट है क्योंकि दोनों देशों में क्या ऐसी समानता है दोनों देशों में जिसलिए भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद एक समान आपको देखने को मिलते हैं या समानता मिलती है। अवरोध तथा संतुलन प्रणाली है, एक सर्वोच्च न्यायालय है, राष्ट्रपति वास्तविक सर्वोच्च कार्यपालक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करके तेजी से आप लोग उत्तर कर दीजिए इस प्रश्न के लिए। भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद के इसलिए निकट है, माफ करिएगा मैंने शायद कुछ और पढ़ दिया था। भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद के शायद इसलिए निकट है क्योंकि, किस कारण से, आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं दोस्तों आप लोग बी विकल्प के लिए उत्तर आप लोगों का आ रहा है। भारत और अमेरिका में जो है एक सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीकृत न्यायालय जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और यही जो है भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जो है वो समानता आपको देखने को मिलती है। ये प्रश्न पहले भी आप लोगों के लिए करा चुका हूं। बी विकल्प के साथ आप सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला आपको दिया है राज्य संघों का एक संघ है,
किसने कहा था, आप लोगों को बताना है दोस्तों। राज्य संघों का एक संघ है, किसने कहा है, अरस्तु, हॉब्स, लॉक और लास्की। चारों में से एक विकल्प का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए, आपका समय यहाँ पे शुरू हो गया है दोस्तों। राज्य संघों का एक संघ है, अरस्तु, हॉब्स, लॉक और लास्की, चारों में से एक का चुनाव करके तेजी से उत्तर करिए। चलिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इस प्रश्न में आप लोगों का उत्तर आ रहा है दोस्तों। ए विकल्प के लिए, डी विकल्प के लिए, बी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है। सभी लोग उत्तर करें और तेजी से उत्तर करें दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिए आप लोग। चलिए, राज्य संघों का एक संघ है दोस्तों, ये आपके अरस्तु महोदय का मानना था। अब क्यों मानना था ये भी आप लोग समझ लीजिएगा दोस्तों। राज्य को संघ जो है संघों का संघ इसलिए कहा था क्योंकि अरस्तु महोदय का मानना था कि राज्य का जो विकास हुआ है सबसे पहले परिवार के रूप में, सबसे पहले परिवार का जन्म होता है, परिवार का, परिवार के बाद से जो है दोस्तों ग्राम का, और ग्राम के बाद से जो है दोस्तों आपके राज्य की उत्पत्ति होती है। अब इस परिवार में जो है दोस्तों एक सदस्य तो होंगे नहीं, परिवार जो होगा वो सदस्यों के समूह से बनेगा। और जब समूह से बनेगा तो एक तरीके का जो है दोस्तों ये संघ होगा, आपस में सहमति होगी और इन समूहों से मिलके फिर एक समूह बनेगा जिसे आप ग्राम के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपका एक संघ हो जाएगा, ये भी एक संघ होगा क्योंकि इसमें भी एक से अधिक लोग होंगे, एक से अधिक परिवार होंगे। तो संघों का संघ जो होगा वो आपका राज्य होगा। ये दो संघ हैं, ये दोनों संघों से मिलके जो होगा वो राज्य बनेगा। इसीलिए जो है इन्होंने राज्य को संघों का संघ कहा था। आपका उत्तर जो होगा ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग इसमें ए विकल्प की बात कर रहे होंगे। अरस्तु महोदय का ये कहना था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, सत्ता का विलय एक विशेषता है, किसकी विशेषता है, आप लोग उत्तर करेंगे। सत्ता का विलय संसदीय सरकार की, अध्यक्षीय सरकार की, इनमें से दोनों की या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए दोस्तों। सत्ता का विलय एक विशेषता है, किसकी विशेषता है, आप सभी लोग उत्तर करें। और दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करिए, आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए यदि आप चैनल से हमारे जुड़ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को अवश्य आप लोग दबा दीजिए जिससे आपको जो है नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। सत्ता का विलय एक विशेषता है, किसकी विशेषता है, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए, तो आपका समय जो है इस प्रश्न के लिए जो है समाप्त हो चुका है और जो लोग इसमें ए विकल्प का चुनाव करेंगे उनका उत्तर सही हो जाएगा। संसदीय सरकार में जो है सत्ता का विलय देखने को मिलता है क्योंकि आपकी कार्यपालिका और जो विधायिका होती है दोस्तों, संसदीय सरकार में यदि आप देखेंगे कार्यपालिका और जो आपकी विधायिका है, कार्यपालिका और विधायिका जो है आपस में मिलजुल के कार्य करती हैं और इनमें जो है सत्ता का विलय देखने को आपको मिलता है। इसी वजह से जो है सत्ता के विलय की जो विशेषता है वो आपके संसदीय सरकार की हो जाती है क्योंकि ये दोनों आपस में मिलजुल के कार्य करती हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है कि संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। आप लोगों को अपना उत्तर इसके लिए देना है दोस्तों। किस संघीय व्यवस्था में जो है आप करिएगा, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। न्यायपालिका, मंत्रिमंडल, माफ करिएगा, विधायिका, मंत्रिमंडल, न्यायपालिका और प्रेस। 4 विकल्प आपके पास हैं, चारों में से एक का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर कर दीजिए आप लोग इस प्रश्न के लिए। चलें, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। आप सभी लोगों को इस प्रश्न के लिए उत्तर देना है दोस्तों, तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिए। तो दोस्तों संघीय व्यवस्था में संतुलन चक्र के रूप में कार्य कौन करता है, आपकी न्यायपालिका कार्य करती है। किसी को भी अनावश्यक शक्ति प्रयोग करने से न्यायपालिका जो है वो रोक सकती है। तो आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा, जो लोग इसमें न्यायपालिका की बात कर रहे होंगे। संघीय व्यवस्था में संतुलन चक्र के रूप में आपकी न्यायपालिका कार्य करती है, तो आपका सी विकल्प सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपको दिया है, राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत है
जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। यह परिभाषा किसकी है? गेटल, गार्नर, मैकाइवर और एडमंड बर्ग। 4 विकल्प आपके पास हैं, आप लोग किसी एक विकल्प का चुनाव करिए। राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत है जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? आप सभी लोग उत्तर करेंगे, तेजी से उत्तर करने का आप लोग प्रयास करिए। गेटल, गार्नर, मैकाइवर, एडमंड बर्ग, चारों में से एक का चुनाव करें, तेजी से उत्तर करें। चलिए, चलिए दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। एडमंड बर्ग की ये परिभाषा है दोस्तों। एडमंड बर्ग महोदय ने कहा था कि राजनीतिक दल जो है दोस्तों लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत है जो राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए कार्य करेगा या राष्ट्रीय हित की पूर्ति जिससे की जा सके। यह परिभाषा आपके एडमंड बर्ग के द्वारा दी गई है। डी विकल्प का आप लोग चुनाव करिएगा। जो लोग इसमें डी विकल्प का चुनाव करेंगे सिर्फ उत्तर उन्हीं का सही हो पाएगा, आप लोग गलती ना करिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम दी गई थी किसके द्वारा? जो है वो राजनीतिक दल की परिभाषा सबसे पहले दी गई है। आप लोग अपना उत्तर करने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न के लिए। बेंथम, बर्ग, मार्क्स और मील। 4 विकल्प आपके पास हैं, चारों में से एक का चुनाव करिए और तेजी से अपना उत्तर करने का प्रयास करिए। चलिए, राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम दी गई है किसके द्वारा दी गई है? आप सभी लोग उत्तर करेंगे। बिल्कुल, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप सभी का धड़ल्ले से उत्तर जो है बी विकल्प के लिए एडमंड बर्ग महोदय के लिए ही आ रहा है। तो जो लोग इसमें बर्ग महोदय की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। परिभाषा अभी मैंने पिछले ही प्रश्न में आप लोगों को कराया है दोस्तों, यानी एकताबद्ध लोगों का ऐसा समूह या ऐसा निकाय जो राष्ट्रीय हित के लिए कार्य करेगा, इसके रूप में परिभाषित जो किया था राजनीतिक दलों को, वो आपके एडमंड बर्ग महोदय के द्वारा किया गया था। इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों थॉट्स ऑन द केस ऑफ प्रेजेंट डिसकॉन्टिनेंट्स। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इनकी पुस्तक को भी आपसे यदि पूछ लिया जाए कि किस पुस्तक में परिभाषित किया है तो उसको भी आप लोग इसको नोट करके रख लेंगे और आपके ये काम आ जाएगा। तो आप लोग बर्ग महोदय के द्वारा जो है राजनीतिक दलों की परिभाषा सबसे पहले की गई है। आप लोग बी के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपको दिया है, निम्न में से किस विद्वान ने कहा कि भारत में स्वतंत्रता के पहले कुछ वर्षों में जो दलीय प्रणाली थी वह एक दल माफ करिएगा एक प्रधान दल व्यवस्था थी? आप सभी लोग इसके लिए उत्तर करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। किसने कहा है कि भारत में जो है स्वतंत्रता से के पहले कुछ वर्षों में जो दलीय प्रणाली थी वह एक दल प्रधान व्यवस्था थी? आपको जो विकल्प दिया गया है वो दिया हुआ है भिखू पारेख, माइनर वीनर, ग्रेनिल ऑस्टिन, रजनी कोठारी। चारों में से एक का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर आप लोग कर दीजिए। और साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। आप लोग वीडियो को, यदि आप वीडियो के साथ जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, जिससे नियमित रूप से जो है आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाए और टाइम से आप जो है क्लास को ज्वाइन कर सकें। चलिए, भारत में स्वतंत्रता के पहले कुछ वर्षों में जो दलीय व्यवस्था थी वह एक दल प्रधान व्यवस्था थी, अर्थात शुरुआती समय में, यानी 60 के दशक में बेसिकली बात की जा रही है कि 60 के दशक में जो है वो भारत में एक दलीय व्यवस्था ही देखने को मिलेगी, क्योंकि केंद्र में एक ही दल जो था वो आपका कांग्रेस पावर में था और उसके अलावा जो है कोई दूसरा दल उसके सापेक्ष खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो इस आधार पे जो है किसका ये स्टेटमेंट है, आप लोग ध्यान देंगे, ये जो है रजनी कोठारी के द्वारा कहा गया है। आप लोग डी विकल्प का चुनाव करिए, आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में स्वतंत्रता के पहले कुछ वर्षों में जो दलीय प्रणाली थी वह एक दल प्रधान दल व्यवस्था थी। ये रजनी कोठारी का स्टेटमेंट है। आपके 60 के दशक में भारत में जो है 60 के दशक में भारत में सिर्फ एक पार्टी कांग्रेस थी और इसी की वजह से है रजनी कोठारी ने ये जो है वक्तव्य अपना दिया था। डी विकल्प के साथ आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन यह विश्वास करता है कि प्रजातांत्रिक तथा सर्वाधिकारवादी दोनों ही व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों का चरित्र आवश्यक रूप से अल्पतंत्रीय होता है? आप लोग इसके लिए उत्तर करेंगे दोस्तों। बहुत ही मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रश्न है। आप सभी ने इसको पढ़ा है, कई बार मैंने आपको जो है वो इस प्रश्न के लिए, हालांकि ये प्रश्न नहीं कराया है लेकिन इससे संबंधित प्रश्न आपको कई बार कराया है।
तो आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। आपको रॉबर्ट मिचेल्स, पैलोम्बरा, सिडनी बर्बा, एडमंड बर्ग, चार विकल्प आपके पास हैं। चारों में से एक का चुनाव करके तेजी से आप लोग उत्तर कर दीजिए इस प्रश्न का। चलिए, खुशबू जी का उत्तर आ रहा है, संतोष पटेल जी का उत्तर आ रहा है, बाकी लोग भी उत्तर करें दोस्तों। प्रजातांत्रिक तथा सर्वाधिकारवादी दोनों ही व्यवस्था में राजनीतिक दलों का चरित्र आवश्यक रूप से अल्पतंत्रीय होता है। आप सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। चलिए, तो जो लोग इसमें रॉबर्ट मिचेल्स की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्पतंत्र का लौ नियम मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, जिसमें दोस्तों रॉबर्ट मिचेल्स का मानना था कि अल्पतंत्र का लौ नियम जो है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये मुट्ठी भर लोगों के द्वारा जो है इसमें शासन किया जाता है। आप लोग जो है प्रतिनिधियों को चुन के भेज देते हैं, करोड़ों लोगों के लिए जो है वो कुछ गिने चुने लोग जो है शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। वही आपके अल्पतंत्र का लौ नियम है, और उसी बात को यहाँ पे स्पष्ट किया गया इस रूप में कि प्रजातांत्रिक तथा सर्वाधिकारवादी दोनों ही व्यवस्था में राजनीतिक दलों का चरित्र आवश्यक रूप से अल्पतंत्रीय होता है। रॉबर्ट मिचेल्स का जो है ये आपका विश्वास है। आपका उत्तर ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग ए विकल्प की बात करेंगे। अल्पतंत्र का लौ नियम आप लोग याद रखिएगा, और इनकी जो पुस्तक है दोस्तों वो है आपकी पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज में ही इनके द्वारा, रॉबर्ट मिचेल्स के द्वारा जो है अल्पतंत्र का लौ नियम दिया गया था, और उसमें कहा गया था कि इन व्यवस्थाओं में जो है प्रजातांत्रिक या सर्वाधिकारी व्यवस्थाओं में जो शासन व्यवस्था होती है वो गिने चुने मुट्ठी भर लोगों के द्वारा संचालित की जाती है। आपका उत्तर जो होगा वो ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़े, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया है। आप लोग बताएंगे मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ पे किया गया। भारत के संविधान में किया गया है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1958 में किया गया है, निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975 में किया गया है, दंड तथा निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1969 में किया गया है। चारों में से किसी एक विकल्प के लिए अपना उत्तर तेजी से आप लोग करने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न के लिए। जो वोटर आईडी कार्ड आपको मिलती है, मतदाता पहचान पत्र जो आपको मिलता है, उसका प्रावधान कहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सभी लोग उत्तर करेंगे तेजी से इस प्रश्न के लिए। और साथ में आप लोग बताइएगा किस समिति की सिफारिश पे जो है मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान किया गया है। दोनों चीजों को आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, किस समिति के सिफारिश पे और किसके तहत। चलें, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इस प्रश्न में आप लोगों का बी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है दोस्तों। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1958 दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था दोस्तों, और दिनेश गोस्वामी समिति ने, ध्यान रखिएगा, दिनेश गोस्वामी समिति जो है दोस्तों, इसके तहत ही जो है दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1958 में ये प्रावधान किया गया कि मतदाताओं को जो है वो पहचान पत्र दिया जाएगा। बिल्कुल जरूर आप सभी का उत्तर आ रहा है। रमेश जी ने बताया है दिनेश गोस्वामी समिति, बिल्कुल आपका उत्तर बी विकल्प के लिए सही होगा। अगला प्रश्न आपको है, सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा जो है सामान्य निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, जनगणना आयोग द्वारा, परिसीमन आयोग द्वारा। चारों में से किसी एक का चुनाव करके तेजी से आप लोग उत्तर कर दीजिए। सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, जनगणना आयोग, परिसीमन आयोग। और साथ में बताएंगे दोस्तों इसका प्रावधान जो है आपको भारतीय संविधान में कहाँ देखने को मिलता है, किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है। अपने उत्तर के साथ आप लोग अनुच्छेद लिखने का जरूर प्रयास करिएगा। जिस भी उत्तर का चुनाव करिएगा उसके साथ संबंधित अनुच्छेद जरूर लिखिएगा। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे उत्तर आ रहे हैं इसमें। बी डी विकल्प के लिए आप लोगों के उत्तर आ रहे हैं। तो दोस्तों आपसे इसमें पूछा गया है निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण। तो दोस्तों निर्वाचन क्षेत्र का जो निर्धारण किया जाता है वो आपके परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। प्रत्याशियों का निर्धारण जो होता है वो आपके निर्वाचन आयोग के द्वारा। चुनाव की पारदर्शिता जो सुनिश्चित की जाती है वो आपके चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है। लेकिन क्षेत्रों के निर्धारण की यदि बात की जाए तो ये परिसीमन आयोग के द्वारा जो है क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है कि किस विधानसभा का जो होगा क्षेत्र कितना होगा,
उसमें कितनी ग्राम सभाएं आएंगी, किस लोकसभा में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल होगा, इस चीज का निर्धारण जो है आपके परिसीमन आयोग के द्वारा किया गया है। परिसीमन आयोग का जो है गठन परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के द्वारा किया गया था। 1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम के तहत जो है इसका गठन किया गया। भारतीय संविधान में यदि आप लोग बात करेंगे दोस्तों तो अनुच्छेद 82 में जो है आपको परिसीमन आयोग संबंधी प्रावधान देखने को मिल जाएगा। आप लोग अनुच्छेद 82 को जरूर देखेंगे। आपका उत्तर जो होगा डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है कि दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। यानी दक्षिण सहयोग के संदर्भ में जो दक्षिण के देश हैं दोस्तों, उनके बीच जो है सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर, 19 सितंबर, 12 दिसंबर या 12 सितंबर। चारों में से एक विकल्प का चुनाव करके तेजी से उत्तर कर दीजिए आप लोग दोस्तों। दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलो चलें, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इस प्रश्न के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है दोस्तों, और संतोष जी का उत्तर आया है इस प्रश्न में 12 दिसंबर के लिए। तो जो लोग इसमें 12 दिसंबर की बात कर रहे होंगे उनका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 दिसंबर को जो है दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा संतोष जी, जो लोग इसमें डी विकल्प की बात करेंगे। दक्षिण सहयोग 12 सितंबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका उत्तर डी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके प्रारंभिक सदस्यों की संख्या थी। आप लोगों को बताना है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय जो है वो प्रारंभिक सदस्यों की संख्या कितनी थी? 48, 49, 50 और 51। 4 विकल्प दिया है, चारों में से एक का चुनाव करके तेजी से आप लोगों को उत्तर देना है दोस्तों। चलो चलो, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय प्रारंभिक सदस्य पूछे जा रहे हैं दोस्तों। स्थापना के समय आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ के और उसके बाद जो है उत्तर दिया करिए। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों का उत्तर आ रहा है दोस्तों डी विकल्प के लिए। आप लोगों का उत्तर डी विकल्प के लिए आ रहा है दोस्तों, लेकिन आपका उत्तर जो होगा वो सही नहीं हो पाएगा। हालांकि 51 देश जो है मिलके संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात कर रहे थे, लेकिन एक देश जो है एक कारण से उसमें शामिल नहीं हो पाया था। आपका उत्तर जो होगा वो 50 देशों के लिए होगा। 50 देशों ने मिलकर जो है 26 जून 1945 को 26 जून 1945 को जो है वो मिलके इन्होंने 50 राष्ट्रों ने 26 जून 1945 को 50 राष्ट्रों ने जो है उस पर हस्ताक्षर कर दिया था। लेकिन एक राष्ट्र जो है दोस्तों आपका पोलैंड जो इसमें शामिल होना चाह रहा था, लेकिन पोलैंड में जो है दोस्तों सरकार का गठन नहीं हो पाया था। जब 26 जून 1945 को जब ये मीटिंग चल रही थी, इस समय जो है पोलैंड में सरकार का गठन नहीं हो पाया था। सरकार का गठन नहीं हो पाया था और पोलैंड जो है दोस्तों आपका 15 अक्टूबर 1945 को जो होगा ये शामिल होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा, 15 अक्टूबर 1945। 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड शामिल होगा। तो इस तरीके से आपके 50 देशों के द्वारा जो होगा पोलैंड को लेके 51 होंगे, लेकिन पोलैंड जो है पहले दिन 26 जून 1945 को शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि उस दिन जो है पोलैंड में कोई सरकार नहीं थी, सरकार का गठन नहीं हो पाया था। इसी कारण से जो है ये 15 अक्टूबर 1945 को जो होगा वो संयुक्त राष्ट्र में शामिल होगा। लेकिन प्रारंभिक सदस्य की बात पूछी जाए तो आप लोग 50 सदस्यों के साथ ही जाइएगा। आपका उत्तर जो होगा वो इसमें सी विकल्प के लिए सही होगा। उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया है, किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है दोस्तों, परमाणु अप्रसार संघ से अलग होने वाला प्रथम देश कौन सा था? आप लोगों को बताना है और कब अलग हुआ है। तेजी से आप लोग अपना उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया और कनाडा, चारों में से एक विकल्प का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करिए। आज के सेशन में
जो प्रश्न आप लोगों को मिल रहे हैं दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर करिए, परमाणु अप्रसार संधि से अलग होने वाला प्रथम देश कौन सा था? चलिए, कब अलग हुआ है ये भी आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। चलें, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप सभी लोग जो है इस प्रश्न में सी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं, उत्तर कोरिया। आप सभी का उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। परमाणु अप्रसार संधि में जो है उत्तर कोरिया जो है वो ऐसा देश है जो इसमें से अलग हो गया है। एक चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों कि उत्तर कोरिया जो है आपके 1985 में परमाणु अप्रसार संधि पे हस्ताक्षर करता है, और 1985 से लेकर दोस्तों सन 2003 तक, ये 2003 जनवरी तक जो है ये इसमें आपके सदस्य के रूप में कार्य करता है। लेकिन 2003 में इसको ऐसा लगता है कि यदि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, और परमाणु हथियार बनाने के लिए जो है इनको प्लूटोनियम चाहिए, और प्लूटोनियम पे जो है जो परमाणु अप्रसार संधि थी दोस्तों, उसमें इस देश में जो परमाणु अप्रसार संधि के तहत जो जिन देशों ने उस पर हस्ताक्षर किया था वो प्लूटोनियम न ही खरीद सकते थे, न ही उसका उत्पादन कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति में जो हो गया, उत्तर कोरिया आपके 2003 से जो होगा वो अलग हो जाएगा परमाणु अप्रसार संधि से। तो आप लोग दोनों डेट याद रखिएगा, 85 में जो होगा वो परमाणु अप्रसार संधि पे हस्ताक्षर करेगा, 2003 में इसको लगेगा कि अब हमको बम बना लेना चाहिए, तो ये जो है ये अलग हो जाएगा। अब ये जो है उत्तर कोरिया अलग होके, आप सभी को पता है किम जोंग की तानाशाही में अपना रोज जो होता है कोई ना कोई ये हथियार बनाता रहता है, अमेरिका को धमकी भी देता रहता है कि उड़ा देंगे। अमेरिका कहता है कैसे, ये कहता है बस ऐसे ही, फिर कहता है उड़ा के दिखाओ, कहता है तुमको नहीं, चिंटू और पिंटू को। तो पूछता है ये चिंटू पिंटू कौन है, तो ये कहता है कि जापान को उड़ाएंगे और इंडोनेशिया को उड़ाएंगे, और ये जो दोनों देश हैं ये अमेरिका के सहयोगी देश हैं। तो आपका उत्तर जो होगा वो सी विकल्प के लिए इस प्रश्न में सही होगा। चिंटू पिंटू को उड़ाने की बात हमेशा ये करता रहता है। आगे आपको दिया है सौदेबाजी सिद्धांत का आधार है, आप लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, सौदेबाजी सिद्धांत का आधार है शांति वार्ता, राष्ट्रीय हित, युद्ध और संघर्ष। चारों में से आपको बताना है दोस्तों सौदेबाजी सिद्धांत का आधार इसमें से क्या है। सभी लोग तेजी से उत्तर करने का प्रयास करेंगे। प्रवीण जी का प्रश्न आया है, सर 27,000 टीजीटी पीजीटी कब आएगी? दोस्त इसके बारे में बिल्कुल मुझे कोई जानकारी नहीं है। यदि आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। चलिए, सौदेबाजी सिद्धांत का आधार है संधिवार्ता, राष्ट्रीय हित, युद्ध और संघर्ष। चारों में से आपको बताना है कि क्या है। और दोस्तों थोड़ा सा वीडियो को लाइक करिए। आप लोग जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो दोस्तों सौदेबाजी सिद्धांत का जो आधार है वो, माफ करिएगा मैं संघ पढ़ रहा था क्या, सौदेबाजी सिद्धांत जो है दोस्तों वो आपके संधिवार्ता से संबंधित है। संधिवार्ता के माध्यम से जो है वो आपकी सौदेबाजी होती है। और ये सौदेबाजी कैसी होती है, इसमें जो है दोस्तों मैक्सिमम लाभ आपके, माफ करिएगा, मैक्सिमम लाभ की बात की जाती है और मिनिमम हानि। मैक्सिमम लाभ और मिनिमम हानि को ध्यान में रख के जो है वो संधि वार्ताएं की जाती हैं, और उसी को जो है सौदेबाजी संधि सिद्धांत का जो है वो आधार माना जाता है। तो आप लोग इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जाइएगा। जो लोग ए विकल्प का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो है इसका सर्वाधिक प्रयोग आपको देखने को मिलेगा सौदेबाजी सिद्धांत का, क्योंकि सभी देश जो है आपस में संधियां करते हैं। जैसे मान लीजिए भारत है, हथियार के लिए संधि करता है, तो अगले हथियार के लिए जब भारत रसिया से जो संधि करता है तो अमेरिका कहता है हमसे भी करिए। तो कुछ चीज़ों के लिए हम संधि करते हैं, कुछ के लिए बाहर के देश जो है अन्य देश हमसे करते हैं। और इसमें सिर्फ एक चीज़ को ध्यान रखा जाता है कि किसी को दोनों को जो है वो मैक्सिमम लाभ प्राप्त हो सके, और यदि हानि भी किसी को हो रही है तो न्यूनतम हानि हो। ऐसी स्थिति में जो है संधि वार्ता कार्य करती है। युद्ध की स्थिति में भी सबसे कारगर आपको ये देखने को मिलेगा, जब युद्ध या तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो कोई तीसरा देश जो है वो संधि करवाता है, और ऐसी स्थिति में ध्यान दिया जाता है कि किसी को भी जो है वो
न ही सिर्फ लाभ ही हो जाए और किसी दूसरे को हानि हो जाए, और न ही जो होगा दोनों चीजें आपको संतुलन में देखने को इसमें मिलेंगी। हानि और लाभ जो होगा, मैक्सिमम लाभ होना चाहिए और न्यूनतम हानि होनी चाहिए। उत्तर ए विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़े, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फैक्चुअल है, लेकिन पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी दोनों ही परीक्षाओं में, एलटी में खास करके। 1919, 1920, 1921, 1922, चारों में से एक विकल्प का चुनाव करके तेजी से उत्तर करिए आप सभी लोग। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई है? आप लोगों को तेजी से उत्तर करना है इस प्रश्न के लिए। चलिए, दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे है? साथ में आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चले दोस्तों, यदि हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करेंगे, शार्ट नाम ILO आप सभी को पता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के रूप में हम लोग इसको जानते हैं, जिसकी स्थापना जो है आपके अप्रैल 1919 में हुई थी। आप लोग इसको ए विकल्प के साथ, आपका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1919 में अप्रैल में इसकी स्थापना हुई है, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों आपके जेनेवा में है। इसका मुख्यालय जो होगा वो आपके जेनेवा में होगा। चलिए, जो लोग इसमें ए विकल्प की बात कर रहे हैं उनका उत्तर जो होगा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। जेनेवा की भी के लिए भी उत्तर आप लोगों का आया है। अगला प्रश्न चलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है। दोस्तों, न्यायाधीशों का कार्यकाल बताना है, साथ में आप लोग बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय में कुल कितने न्यायाधीश होंगे, कुल कितने होंगे, कोरम कितना होता है, और साथ में जो है दोस्तों आपका कार्यकाल कितना होता है। तीनों चीजें आप लोग लाइन से कमेंट करके बता दीजिए तेजी से। आपको विकल्प में 3 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष, 12 वर्ष दिया हुआ है। सभी लोग उत्तर करेंगे तेजी से, तीनों के लिए आप लोग उत्तर करिएगा दोस्तों, किसी एक के लिए नहीं। चलें, सब लोग उत्तर करें दोस्तों। चलें, बिल्कुल, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कई सारे लोगों का उत्तर जो है थोड़ा सा गड़बड़ भी आ रहा है, कोई बात नहीं है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की यदि हम लोग बात करेंगे तो इनका कार्यकाल जो होता है 9 वर्ष का होता है। एक न्यायाधीश जो नियुक्त होगा वो 9 वर्ष के लिए, कुल सदस्यों की जो संख्या होती है वो आपकी 15 होती है। कोरम जो है दोस्तों वो कम से कम 9 सदस्य होंगे, यानी 9 न्यायाधीश बैठेंगे तभी कोई सुनवाई होगी। और कार्यकाल की यदि बात करेंगे तो ये भी आपके 9 वर्ष का होता है। भारत की तरफ से जो है दोस्तों आपके बलवीर भंडारी इस समय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आपको देखने को मिलेंगे। तो जो लोग इस प्रश्न में जो है ए विकल्प, सी विकल्प की बात कर रहे होंगे 9 वर्ष की, उनका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला आपको दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग 1994 से कार्यशील नहीं है? आपको बताना है कौन सा अंग है जो 1994 से कार्यशील नहीं है। तेजी से उत्तर करिए। चलिए, बिल्कुल प्रमोद गुप्ता जी का उत्तर आया भंडारी के लिए। सभी लोग उत्तर करें दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग 1994 से कार्यशील नहीं है के लिए आप लोगों को उत्तर करना है। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न में ही आपको दे दिया गया है कब से 1994 से, वो कौन सी घटना थी दोस्तों जिस घटना के बाद से जो है न्यास परिषद को जो है वो शून्य कर दिया गया। हालांकि न्यास परिषद अब एक अलग रूप में कार्य करती है, लेकिन न्यास परिषद के रूप में कार्य नहीं करती है। आपका उत्तर डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग इसमें डी विकल्प के साथ जा रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही है दोस्तों। 1994 के बाद से जो है न्यास परिषद को शून्य कर दिया गया। क्यों किया गया था दोस्तों? अंतिम बार जो है 1994 में एक देश है दोस्तों पलाऊ, जिसको आप लोग जिसको नाम से आप लोग जानते होंगे पलाऊ। इस पलाऊ को जो है 1994 में स्वतंत्रता मिल गई, और इसी की स्वतंत्रता के लिए जो है न्यास परिषद बेसिकली लोगों देशों को स्वतंत्र कराने के संदर्भ में ये कार्य कर रहा था। तो जैसे ही पलाऊ स्वतंत्र हुआ उसके बाद से जो दोस्तों न्यास परिषद ने इसके रूप में कार्य करना बंद कर दिया।
लेकिन यह अल्पसंख्यक और देशज लोगों के मंच के रूप में अब ये एक अलग रूप में कार्य करता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। 1994 में पलाऊ की स्वतंत्रता के बाद न्यास परिषद ने कार्य करना बंद किया है, वरना ये आपके संयुक्त राष्ट्र संघ का जो होगा एक महत्वपूर्ण अंग होता था। आप लोग डी विकल्प के साथ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में कितने अफ्रीकी एशियाई देशों ने हिस्सा लिया था। 1961 का बेलग्रेड सम्मेलन किसकी सिफारिश पे शुरू हुआ था, आप लोग ये भी बताएंगे, या किसकी इच्छा से जो है 1961 का बेलग्रेड सम्मेलन शुरू हुआ था, साथ में कितने देशों ने उसमें हिस्सा लिया था। आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे। और बेलग्रेड जो है वो कहाँ पे अवस्थित है, तीनों चीजों के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। कहाँ पे अवस्थित है, सुझाव किसका था बेलग्रेड में सम्मेलन के लिए, और देश आपसे पूछा ही है। चलें तेजी से उत्तर करें। आप लोग समय आपको दे देता हूं, आप लोग समय से उत्तर कर दीजिए। और दोस्तों थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिए आप लोग। और ये जो दोस्त आ रहे हैं 2 मिनट में चले जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि 2 मिनट में ये क्या अनुमान लगा लेते होंगे सेशन के बारे में। चलिए तेजी से उत्तर करें। चलो, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इस प्रश्न के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है दोस्तों, जो चलिए डी विकल्प के लिए उत्तर आया है आप लोगों का। दोस्तों यदि हम बात करेंगे बेलग्रेड सम्मेलन की, तो इसमें अफ्रीकी और एशियाई देश जो है यही शामिल हुए थे, आप सभी को पता भी है। टोटल सदस्यों की जो संख्या थी वो 25 देश इसमें शामिल हुए थे। और ये जो आपका बेलग्रेड जो है दोस्तों यूगोस्लोवाकिया में है, और इस सम्मेलन को आयोजित करने का जो सुझाव दिया था वो आपके टीटो महोदय ने दिया था, टीटो। चलिए तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। विनय जी का मानना है, जी विनय जी, कर्नल नासिर, मार्शल टीटो और नेहरू, ये तीनों लोग जो है ये आपके गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं। और इसी में जो है आपके गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत भी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए जो सुझाव जो दिया था बेलग्रेड में सम्मेलन के लिए, वो आपके मार्शल टीटो महोदय ने दिया था। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो आपका उत्तर यूगोस्लोवाकिया के लिए, यूगोस्लोवाकिया में है बेलग्रेड, और आपका उत्तर जो होगा वो 25 देशों के लिए सही होगा। ए विकल्प के साथ जाइएगा। मार्शल टीटो के सुझाव पे ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति के पंचशील का सिद्धांत नहीं है। आप सभी को पंचशील सिद्धांत कल ही मैंने नोट करवाया था, कल ही बताया था। तो आप लोग बता दीजिए कि इसमें कौन सा जो है वो पंचशील सिद्धांत में सम्मिलित नहीं होगा। विकल्प आपको दिया है अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और यथार्थवाद। चारों में से एक का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करिएगा। पंचशील सिद्धांत आप लोगों को बताना है। चलिए संतोष जी, विनय जी, खुशबू जी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए। जी बिल्कुल, संतोष जी का उत्तर आ रहा है 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच में इस पे हस्ताक्षर किया गया था। और बौद्ध धर्म से प्रेरित ये 5 तत्वों को इसमें रखा गया था दोस्तों, जिसमें यथार्थवाद का स्थान नहीं है। 3 आपको दिया हुआ है, अनाक्रमण दिया है, अहस्तक्षेप दिया है, शांतिपूर्ण सा अस्तित्व दिया है। उसके बाद से दोस्तों लाभ, दोनों के परस्पर लाभ के लिए कार्य करेंगे। और उसके बाद दोस्तों अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए कार्य करेंगे। ये 5 चीजें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन यथार्थवाद इस पंचशील सिद्धांत का जो है वो आपका अंग नहीं था। पंचशील सिद्धांत का प्रस्ताव जो है वो पंडित नेहरू के द्वारा रखा गया था। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला आपको दिया है, सामूहिक सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है। सामूहिक सुरक्षा के लिए आप लोगों को बताना है दोस्तों, इसमें से कौन सा एक सत्य है। सभी राष्ट्र आक्रमणकारी को पहचानते हैं। आक्रमणकारी की शक्ति राष्ट्र को सामूहिक शक्ति से अधिक होती है। एक सबके लिए और सब एक के लिए यह यथा स्थिति का विरोधी है। आप लोगों को इसमें से बताना है सामूहिक सुरक्षा के लिए इसमें से कौन कौन सा जो होगा उत्तर आपका सही हो जाएगा। सब तेजी से आप लोग उत्तर करिए इस प्रश्न के लिए। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अब।
चलिए दोस्तों, तो सामूहिक सुरक्षा की यदि हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले सभी राष्ट्र जो है आक्रमणकारी को पहचानेंगे। यदि कोई एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पे आक्रमण करेगा तो आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। आपका पड़ोसी यदि आपके ऊपर आक्रमण करे तो आप उसको पहचानने में गलती करेंगे क्या? तो पहला सही हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था सामूहिक सुरक्षा के उद्देश्य में कि एक सबके लिए और सब एक के लिए। तो 1 और 3 जब आपको विकल्प में दिया है तो किसी और चीज के बारे में आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग सी विकल्प के साथ जाइए, आप सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। सामूहिक सुरक्षा के लिए सभी राष्ट्र आक्रमणकारी को पहचानते हैं, बिल्कुल पहचानेंगे। यदि आपके ऊपर कोई हमला करता है तो आप आसानी से उसको पहचान सकते हैं। आपके आस पड़ोस के लोग ही, आपके आसपास रहने वाले लोग ही आपके ऊपर हमला करेंगे। और दूसरा जो है, चूंकि सामूहिक सुरक्षा की भावना जो है वो आपके एक सबके लिए और सब एक के लिए से संबंधित है। तो आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में तीसरे विकल्प के लिए यानी सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, सार्क समूह के 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को किस शिखर सम्मेलन में शामिल किया गया? अफगानिस्तान की जो स्थिति है दोस्तों उसके अनुसार ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। आप लोग बताएंगे 8वें सदस्य के रूप में, आप सभी को बताया सार्क के 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को जो है वो शामिल किया गया था। किस सम्मेलन में शामिल किया गया? 12वें शिखर सम्मेलन 2004 इस्लामाबाद, 13वें शिखर सम्मेलन 2005 ढाका, 14वें शिखर सम्मेलन 2007 नई दिल्ली या 11वें शिखर सम्मेलन 2002 काठमांडू। तेजी से आप लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया है तेजी से। कल्पना जी का, संतोष जी का, खुशबू जी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए। दोस्तों, सार्क समूह के 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान में जो है दोस्तों आपको इस समय थोड़ी सी अस्थिरता देखने को मिल रही है। अफगानिस्तान की सरकार को बदल दिया गया, तख्ता पलट आपको देखने को मिला है, इसलिए आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोग यदि इस प्रश्न में 14वें शिखर सम्मेलन 2007 दिल्ली की बात कर रहे हैं तो आपका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सार्क के सदस्य के रूप में 2007 में दिल्ली में हुए 14वें शिखर सम्मेलन में जो है आपको अफगानिस्तान को सदस्य जो है वो बनाया गया था। आपका उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 2013 के ढाका सम्मेलन में जो है इस पर सहमति बनी थी और 14वें सम्मेलन में जो है आपके नई दिल्ली में इसको सदस्य बना दिया गया था। तो आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला आपको दिया है, किस संधि से यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों ने एक समान मुद्रा पर सहमति दी थी? यूरोपीय यूनियन के देश जो है एक समान मुद्रा की बात किस संधि के माध्यम से करते हैं? आप लोग उत्तर करिएगा। पेरिस संधि, एम्स्टर्डम संधि, मास्ट्रिक्स संधि और नाइस संधि। तो आप लोग चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करिए। आप लोग हो सके तो संधि का वर्ष भी बताने का प्रयास करिएगा कि किस वर्ष में ये संधि हुई है जिसमें यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं वो एक समान मुद्रा की बात करते हैं। तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। और दोस्तों, जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है उन सभी से निवेदन है आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और समय से आप लोग जो है सेशन को ज्वाइन कर लिया करिए। चलिए, तो दोस्तों जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इस प्रश्न में आप लोगों का उत्तर आ रहा है, बहुत सारे लोगों का डी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है, कुछ लोगों का सी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है, ए विकल्प के लिए भी आप लोगों का उत्तर आ रहा है। तो यूरोपियन यूनियन के सदस्य जो हैं दोस्तों, यूरोपीय यूनियन के, वो समान मुद्रा के लिए जो संधि करते हैं वो आपके मास्ट्रिक्स संधि में करते हैं। और ये मास्ट्रिक्स संधि जो हुई थी आपके 1992 में हुई थी, 1992 में आपके मास्ट्रिक्स में हुई संधि में यूरोपीय यूनियन के देशों ने समान मुद्रा के कॉन्सेप्ट को लेके ये लोग आ गए थे। आपका उत्तर सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आप लोग इसमें जो लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण के 3 प्रकार के अवरोधों में शामिल नहीं है। संप्रेषण के जो 3 प्रकार के अवरोध बताए थे रॉबिन्स ने, उसमें से कौन सा इसमें से शामिल नहीं है आप लोगों को बताना है। शारीरिक, व्यक्तिगत, तकनीकी और भाषा संबंधी। चारों में से आप लोग किसी एक विकल्प का चुनाव करिएगा। तेजी से उत्तर करने का आप सभी लोग प्रयास करेंगे दोस्तों। चलो, कल्पना जी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए, तकनीक के लिए। बाकी लोग भी उत्तर करें। अवरोध की बात की जा रही है। स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण के 3 प्रकार के अवरोध की जो स्टीफन पी रॉबिन्स ने बात की थी उसमें से कौन सा इसमें से एक संबंधित नहीं है? आप सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। तो जो लोग इसमें सी विकल्प की बात कर रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो 3 अवरोध उन्होंने बताए थे वो शारीरिक अवरोध, व्यक्तिगत अवरोध और भाषा संबंधी अवरोध ये इन्होंने बताया था।
आप लोगों का उत्तर इसमें सी विकल्प के लिए सही होगा, क्योंकि इसमें नहीं आपसे पूछा है। जो लोग इसमें सी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर सर्वथा सत्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? कौन कौन से चरणों की आवश्यकता होती है? आप लोग उत्तर करेंगे, चरणों को लिख के भेजेंगे आप लोग। भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? वो कौन कौन से चरण हैं आप लोग बताइए। 2, 3, 4 और 5, 4 विकल्प आपके पास हैं। चारों में से किसी एक का उत्तर करिए। आप लोग लिख के बताइएगा वो चरण कौन कौन से हैं जिनके लिए आप अपना उत्तर भेज रहे हैं। तेजी से करिए। भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? आप सभी लोग अपना उत्तर लिख के भेजें। चले दोस्तों, बहुत ही चलिए, किसी का भी उत्तर अभी तक नहीं आया है दोस्तों। भारत में प्रशासनिक सुधारों की यदि बात करेंगे दोस्तों तो 3 चरणों में इसके क्रियान्वयन की आवश्यकता पड़ती है। क्यों 3 चरणों में पड़ती है दोस्तों? क्योंकि भारत की प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो 3 स्तर पे आपको देखने को मिलेगी। पहला जो होता है वो केंद्र स्तर, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा जो होता है स्थानीय स्तर। जो केंद्र राज्य और स्थानीय 3 स्तरों पे जो है सुधार करना पड़ेगा। सिर्फ जो है केंद्र स्तर पे कर दिया जाए तब भी प्रशासनिक सुधार पूर्ण नहीं होगा। सिर्फ केंद्र और राज्य स्तर पे सुधार कर दिया जाए और स्थानीय स्तर पे सुधार न किया जाए तब भी पूर्ण नहीं होगा। तो पूर्ण रूप से प्रशासनिक सुधार के लिए आपको केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पे आपको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन जो है वो 3 स्वरूप में कार्य करता है, 3 स्तरों में कार्य करता है भारत में। तो आप लोग याद रखिएगा, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर, 3 स्तर पे सुधार करने की बात की जाती है। स्तरों को याद रखिए। यदि आपसे कभी पूछ दे तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। कोई जरूरी नहीं है कि प्रश्न यही पूछे, 3 स्तर लिख के पूछ देगा तो वहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर, प्रशासन 3 स्तरों पे कार्य करता है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक शास्त्री ने प्रक्रिया की संकल्पना राजनीति शास्त्र में की है? आप लोग बताएंगे प्रक्रिया की संकल्पना जो है वो राजनीति शास्त्र में किसके द्वारा की गई? गार्नर, पॉल जेनेट, लिकाक और बेंटले। चारों में से किसी एक का चुनाव करके तेजी से आप लोगों को उत्तर कर देना है दोस्तों। प्रक्रिया की संकल्पना राजनीति शास्त्र में लेके कौन आया था? आप सभी लोग उत्तर करेंगे। चलें, तो बिल्कुल जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है दोस्तों। जो लोग इसमें डी विकल्प की बात कर रहे होंगे उनका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। बेंटले महोदय की एक पुस्तक है दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में बेंटले महोदय का मानना था कि पारस्परिक अंतःक्रिया को राजनीतिक प्रक्रिया में संचालन का जो है आधार माना जाना चाहिए। तो आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा कि इनकी पुस्तक जी प्रवीण जी, क्यों नहीं लेता हूं नाम, आप लोगों के समय बचाने पे मेरा विशेष ध्यान होता है। यदि आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों का नाम एक बार क्या मैं 100 बार ले लूंगा। तो बेंटले महोदय जो है आपके द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक में जो है ये प्रक्रिया की संकल्पना को जो है राजनीति शास्त्र में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं। आप सभी का उत्तर जो होगा इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। चलिए, प्रवीण जी का उत्तर आया इस प्रश्न के लिए, कल्पना जी का उत्तर आया है, अरुण जी का उत्तर आया, खुशबू जी, संतोष जी, आप सभी लोगों का उत्तर आया इस प्रश्न के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। आपको दिया औपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे। औपचारिक संगठन की अवधारणा हर्बर्ट साइमन, FW टेलर, FM मार्क्स और एल्टन मेयो। चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करिए। अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तेजी से उत्तर करें। चलें,
चले दोस्तों, तो जो लोग इसमें डी विकल्प का चुनाव कर रहे होंगे अल्टन मेयो का, उन सभी का उत्तर जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आप लोगों ने हार्थोन प्रयोग के बारे में पढ़ा होगा, आपसे प्रश्न भी आता रहता है उससे। तो अनौपचारिक संगठन आपके अल्टन मेयो के द्वारा जो है हार्थोन प्रयोग से संबंधित है। इन लोगों ने हार्थोन जो एक इलेक्ट्रिक कंपनी थी दोस्तों, उसमें कार्य कर रहे कर्मचारियों के बारे में इन लोगों ने अध्ययन किया था। और इन लोगों का मानना था कि एक लंबे समय तक कार्य करने के कारण से जो है उस समूह में या उस कंपनी में, हार्थोन में जो लोग कार्य कर रहे थे, उनके बीच में एक औपचारिक जो है वो संगठन, एक औपचारिक जो है संबंध स्थापित किया गया था, हो गया था। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। हार्थोन जो है आपकी एक इलेक्ट्रिक कंपनी है, उसमें कुछ लोगों पे जो है वो आपका प्रयोग किया गया था अल्टन मेयो के और इनके जो है साथियों के द्वारा, और उसी में जो है औपचारिक संगठन की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया आपके अल्टन मेयो के द्वारा। आप लोग डी विकल्प के साथ जाइएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको, चलिए तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आज का जो हम लोगों का सेशन था वो अभी यहीं पे संपन्न हो जाएगा। तो आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा, एक बार आप लोग जरूर कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, सेशन के बारे में आपका जो भी ओपिनियन है आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए। यदि आपको सेशन पसंद आया हो। जी, वेस्टर्न हार्थोन इलेक्ट्रिक कंपनी नाम है उसका, वेस्टर्न हार्थोन इलेक्ट्रिक कंपनी, जिसमें अल्टन मेयो और उनके साथियों के द्वारा एक प्रयोग किया गया और उस प्रयोग में ऐसा पाया गया कि लंबे समय तक एक साथ कार्य करने की वजह से एक अनौपचारिक जो संबंध है वो स्थापित हो जाता है। तो आप लोग जो है उसके लिए ध्यान रखेंगे। और अनौपचारिक संगठन का निर्माण जो है हार्थोन से ही आप सभी का निकलता है। संतोष पटेल जी कह रहे हैं सर हमें संविधान में समस्या हो रही है। संविधान के तो आज कोई बहुत सारे प्रश्न नहीं थे आज के सेशन में, कोई बात नहीं है। संविधान में समस्या हो रही है तो संविधान के सेशन को, आप संविधान का सेशन क्या आप आज ही का सेशन में, दोस्तों आज मेरा शुरू से ही मन नहीं था सेशन को आज कराने का। मैं सोच रहा था कि आज का सेशन छोड़ दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग जो है समय देते हैं, तो उसकी वजह से मैं सेशन को लेके आ गया। लेकिन जब मेरा ही मन नहीं था तो आप लोगों ने भी उसी तरह की रुचि दिखाई। कोई बात नहीं है दोस्तों, आप लोग नियमित रूप से ज्वाइन किया करिए। और सेशन जो लोग 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट देख के सेशन को छोड़ दे रहे हैं दोस्तों, आप लोग 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट में अनुमान नहीं लगा सकते हैं किसी भी चीज का। यदि आप अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। यदि आप विद्वान हैं तो ईश्वर करें कि आपके अंदर विद्वता हो, लेकिन दोस्तों आपको समय देना चाहिए। आपको थोड़ा सा 10 प्रश्नों को 20 प्रश्नों को एक सेशन 2 सेशन 4 सेशन आपको एक साथ, क्योंकि हर रोज ना ही मूड एक जैसा होता है, ना ही स्थिति एक जैसी होती है, ना परिस्थितियां एक जैसी होती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को थोड़ा धैर्य दिखाना चाहिए और उसके बाद से जो है कोई निर्णय लेना चाहिए। फिलहाल के लिए दोस्तों, जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, उनसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और रात के 9 बजे जो है नियमित रूप से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, फिलहाल के लिए संतोष जी आपकी समस्या जो है उसके समाधान के लिए मैं कार्य करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। संविधान के सभी प्रश्नों को मैं आप लोगों के लिए, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनसे जो भी प्रश्न बन सकते हैं उस पर मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस आपकी करवाऊंगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। थोड़ा सा अभी मेरा ज्यादा फोकस जो है आपके थॉट वाले पोर्शन पे ही रहता है, तो उस पर भी हम लोग आएंगे। चलिए, तो फिलहाल के लिए आप लोग अनुमति दीजिए। आपसे फिर से मिलता हूँ कल रात के 9 बजे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद दोस्तों।